सुप्रभात बच्चों। आप लोगों ने भी अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। मैंने भी सुनी थी, मतलब सुनी होंगी, मैंने भी सुनी थी। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी कि जैसे बुद्धिमान जो लोगों ने, जो बुद्धि रखते हैं, ऐसे लोगों ने अपनी बुद्धि से, है ना, अब बड़े से बड़े जो कठिनाइयाँ हैं उनको भी आसानी से पार कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आज एक जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, अपना चैप्टर है 10, है ना, जिसका नाम है गडेरिया बना राजकुमार, है ना। ये एक ऐसी कहानी है जो गडेरिया कौन होते हैं? गडेरिया होते हैं जो भेड़ बकरी चराते हैं, चराने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? गडेरिया बोलते हैं। ठीक है, उसने अपनी बुद्धि से, है ना, कैसे जो राज ठाट बाट है वो हासिल कर लिए केवल अपनी बुद्धि से। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर 10 गडेरिया बना राजकुमार। ठीक है, बुद्धि बड़ी अनमोल चीज़ होती है, पता है आपको? बुद्धि बड़ी अनमोल चीज़ होती है। यह वह हथियार है जिसने एक गडेरिए के बेटे को राज से ठाट बाट दिला दिया। जो गडेरिया था, जो भेड़ बकरी चराने वाला था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा राज से ठाट बाट मिलेगा। उसने केवल अपनी बुद्धि से वह प्राप्त किया, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं अपनी जो कहानी है गडेरिया बना राजकुमार। हंगरी देश के एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। गडेरिया माने, मैंने बताया आपको कि गडेरिया माने भेड़ बकरी चराने वाला, है ना, परिवार रहता था। गडेरिया का बेटा केरोली बहुत चतुर था। गडेरिया का बेटा केरोली, उसका नाम था, बहुत चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। जो गडेरिया का जो बेटा था वह बहुत ही चतुर था। वह हर एक जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं जिनका क्वेश्चन नहीं निकल सकता, वो भी वह आसानी से बहुत निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी, है ना। जो हंगरी जगह का नाम था और बेटे का क्या नाम था? केरोली। ठीक है, एक दिन राजा ने केरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। जो हंगरी के राजा थे, उन्होंने केरोली को एक दिन बुलाने का आदेश दिया कि उसको यहाँ लेके आओ, राज दरबार में लेकर आओ। केरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। केरोली अपनी बांसुरी, वह बांसुरी लेकर, जो भेड़ बकरी चराने जाते हैं तो वो बांसुरी लेकर जाता था, है ना। तो वह बांसुरी लेकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हो गया। उसने राजा को प्रणाम किया झुककर और एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तो तुम बांसुरी भी बजाते हो? राजा ने उससे क्या पूछा कि तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। राजा ने क्या कहा कि तुम बांसुरी भी बजाते हो, तुम्हारे हाथ में बांसुरी है तो इसका मतलब तुम बांसुरी बजाते हो। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम तुम्हारी बांसुरी सुनेंगे, कैसे बजाते हो, है ना, फिर उसके बाद तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते हैं जो लोग कहते हैं वह कितना सही है ना। राजा ने कहा कि देखेंगे फिर कि जो लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो लोग कह रहे हैं, हंगरी के जो लोग कह रहे हैं, वो कितना सही कह रहे हैं। ठीक है जी महाराज। केरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर थी। धुन क्या होती है? धुन माने गाने की आवाज़, है ना। धुन बहुत ही मधुर थी, यानी गाने की आवाज़ जो थी उसकी बहुत ही मधुर थी, यानी मीठी थी। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। जो दरबारीगढ़ थे वहाँ के उनके साथ साथ वो उसकी बांसुरी पर झूमने लगे, तो राजा भी झूमने लगा। केरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। बांसुरी बजाने के बाद उसने प्रणाम किया। फिर राजा ने क्या बोला कि मैं तुमसे अब कितने सवाल पूछूंगा? 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। अगर मैं तुमसे क्या करूँगा? 3 सवाल पूछूंगा। ठीक है, अगर तुमने तीनों के सवाल के उत्तर सही दे दिए तो तुम्हें क्या किया जाएगा कि राजा की तरह, यानी राजकुमार की तरह राजभवन में हम
तुम्हें राजभवन में ही रखेंगे, जैसे राजकुमार रहते हैं उसी तरह से हम तुम्हें रखेंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, जब्त करना माने छीन लेना। ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो तुम्हारी सारी भेड़ें छीन ली जाएंगी। केरोलिन ने कहा, महाराज भेड़ें तो मेरा जीवन है। केरोलिन ने क्या कहा, महाराज ये जो भेड़ें हैं ये मेरा जीवन है, मैं इनसे ही अपना काम चलाता हूँ, अपने घर चलाता हूँ, है ना। आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूँगा। उसने कहा, केरोलिन ने क्या कहा कि ये जो भेड़ें हैं मेरा जीवन है और आप प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न पूछिए मुझसे, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, है ना, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको उत्तर दूंगा, उत्तर देने की कोशिश करूँगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, है ना, शांति हो गई चारों तरफ। यह सुनकर राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं। ये राजा ने क्या प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं। क्या कोई बता सकता है नदी तालाब वगैरह में ये कितनी बूंदें होंगी, है ना, नहीं बता सकते, है ना। राजा ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम बता सकते हो किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं। केरोली थोड़ा सोचकर बोला, महाराज मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, सागर की बूंदें बढ़ती ही रहती हैं क्योंकि नदियाँ उसमें हरदम अपना जल मिलाती रहती हैं, है ना। उसने कहा कि मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि सागर की जो बूंदें हर समय बढ़ती रहती हैं क्योंकि नदियाँ जो होती हैं इधर से मिलके उधर से मिलके जो पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाती रहती हैं, बूंदें जो है बढ़ाती रहती हैं। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए। उसने अपनी बुद्धि लगाई, उसने क्या कहा कि आप अपने जो सैनिक हैं उनसे कहकर क्या करो कि उन नदियों को नदियों को रुकवा दो और जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार मैं गिन सकूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए। उसने क्या कहा कि अगर तुम जो नदियां बहकर सागर में गिरती हैं उनको रुकवा दो तो मैं सागर में कितनी बूंदें हैं मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ये लेकिन ये हो सकता है कि नदी रुकवा नहीं सकता ना राजा। तो उसने क्या बोला कि तुम पहली परीक्षा में पास हो गए, तुमने चतुराई दिखलाई। अब देखते हैं कि दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं। आसमान में कितने तारे हैं? अपन नहीं गिन सकते, हम कोई भी नहीं गिन सकता आसमान में कितने तारे हैं। रात भर अगर तुम बैठे रहो तो भी नहीं गिन सकते कि आसमान में तारे कितने हैं। केरोली ने कहा, महाराज उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागजों और पेंसिलों की जरूरत है। केरोली ने क्या कहा कि महाराज मुझे जो तारे हैं, आसमान में तारे हैं, उनको गिनने के लिए कागजों और पेंसिलों की जरूरत है। राजा ने कुछ कागज और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी। उसने कहा, आप अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए। अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए। सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। कागज पर बिंदु, यू डॉट 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 बिंदु बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों ने के कागज बिंदुओं से भर गए तब केरोली उन कागजों में को महाराज के समीप ले गया। उन कागजों को केरोली ने क्या किया, फिर वो उन कागजों को महाराज के पास ले गया और उनसे कहा, महाराज इन सारे कागजों में उतने ही बिंदु बने हैं जितने के आकाश में तारे हैं। उसने बुद्धि लगाई अपनी, उसने क्या किया कि सबको बोल दिया कि सारे दरबारी जो हैं अपने एक एक कागज़ और पेंसिल दे दी कि बिंदु बनाओ, डॉट 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 करके सब ने बिंदु का पूरे जो पेज था उनके पास सबको भर दिया, सभी ने भर दिया। ठीक है, वो महाराज के पास ले गया, बोला कि जितने बिंदु इसमें बने हुए हैं उतने ही तारे हैं, बस इन्हें आप अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए।
उसने बुद्धि दिखाई। उसने कहा कि अब इन बिंदुओं को अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए, जितने ये बिंदु हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। जिन्होंने बिंदु बनाए थे उनके सबके जो चेहरे थे वो पीले पड़ गए। अब इनको कैसे गिना जाए, कैसे? उन्होंने तो ऐसे 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 बिंदु बना दिए सारे पेज पर, है ना। तो अब कैसे गिना जाए? उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने न लगे। इधर महाराज को लगने लगा कि यह केरोली तो सचमुच बुद्धिमान है ना। उधर दरबारी जो गढ़ थे वो घबराने लगे कहीं हमसे न गिनवा लिया जाए। उधर राजा भी सोचने लगा कि ये तो सचमुच में बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो मान लूँगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। 2 प्रश्न के तो उत्तर दे दिए, अब एक और प्रश्न रह गया, उसका उत्तर अगर दे दोगे तो मैं सचमुच में मान लूँगा कि तुम बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? अनंत काल माने क्या होता है? अनंत काल जिस समय का कोई अंत न हो, जिस समय का कोई अंत न हो, उसे क्या कहते हैं? अनंत काल कहते हैं। ठीक है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? केरोली सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है जर्मनी। वहाँ के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। जर्मनी में एक पोमेरानिया नामक स्थान है, वहाँ क्या है? एक हीरे का प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है, विशाल माने होता है बड़ा, वह इतना बड़ा है कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच खींचकर तेज करती है। उस पहाड़ पर वह बहुत बड़ा है, उस पर एक कभी कभी क्या आती है? एक चिड़िया आती है ना, वह उस पर अपनी चोंच खींचती है और अपनी चोंच को तेज करती है। उसके चोंच घिसने से जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। कितना दिमाग लगाया उसने, कितनी बुद्धि दिखाई अपनी, कि जो एक जर्मनी में एक पोमेरानिया नामक स्थान है, वहाँ एक पहाड़ है, हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। उस पर एक कभी कभी क्या करती है? एक चिड़िया आती है और अपनी चोंच घिसती है ना। जब चोंच घिसेगी, चोंच घिसती है तो पहाड़ भी घिसेगा, है ना। उसने कहा कि जब वो पहाड़ घिस जाएगा, जब चिड़िया की चोंच से वो पहाड़ पूरा घिस जाएगा, तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। राजा ने क्या कहा? शाबाश, है ना, बहुत शाबाशी दी उसको कि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे, मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया। अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। इतना बुद्धिमान है ना था वो, उसको क्या किया कि राजा ने गोद ले लिया। जो केरोली नामक बच्चा था उसको गोद ले लिया। इस प्रकार केरोली गडरिये से राजकुमार बन गया। वह एक गडरिया था, भेड़ बकरी चराने वाला था। उससे वह क्या, अपनी बुद्धि से वो क्या बन गया? एक राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। अतिथि माने मेहमान बनकर वो रहने लगे। तो ये हमारी जो कहानी थी एक बुद्धिमान बालक की, गडरिये की, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई।